एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके स्कूल ऑफ फिलॉसफी यथार्थवाद यानी रियलिज्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम रियलिज्म के मीनिंग को समझे तो रियलिज्म जो है आपका, ये आपका एक ऐसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी है जो किसको रियल मानता है। आपके सामने जो प्रत्यक्ष संसार आपको दिख रहा है, जिसे आप अपने सेंसेस के थ्रू महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो बेसिकली जो भी आप अपने सेंसेस के थ्रू अपने आसपास प्रत्यक्ष देख रहे हैं, वही चीज वो रियल मानता है, वही चीज वो ट्रू मानता है। ठीक है। तो रियलिज्म एक ऐसी वेस्टर्न फिलोसफी है। ठीक है। अभी तक जितनी भी फिलोसफीज हमने पढ़ी, ये सब वेस्टर्न फिलोसफीज हैं। चाहे हम नेचुरलिज्म की बात करें, आइडियलिज्म की बात करें, प्रैग्मेटिज्म की बात करें, या अब हम जो रियलिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, रियलिज्म जो आपका वर्ड आया है वो कहाँ से आया है। रियलिज्म आपका वर्ड आया है वर्ड रियल से। ठीक है, रियल से आया है। और रियल कहाँ से डिराइव हुआ है? रियल आपका डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड रिस से, जिसका मतलब होता है मैटर या ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिस मतलब मैटर या ऑब्जेक्ट। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो रियलिज्म है उसको हिंदी में देखिए यथार्थवाद कहते हैं, या फिर क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से कंसर्न कर रहा है, वस्तु के बारे में बात कर रहा है, इसलिए इसे वस्तुवाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जो रियलिज्म है आपका वो वस्तुवाद भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिज वर्ड से यह आया है उसका मतलब क्या है? इट इज कंसर्निंग टू सम ऑब्जेक्ट या अबाउट अ थिंग, जब हम किसी चीज की बात करते हैं। ठीक है, हिंदी वाले भी देख सकते हैं। यथार्थवाद वस्तु के अस्तित्व से संबंधित एक दृष्टिकोण है जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु सत्य है और प्रत्यक्ष है। ठीक है। अब देखिए, जो भी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे ना, उसमें आपको हो सकता है रियलिज्म आपको मैच करता हुआ दिखाई दे कि नेचुरलिज्म से कैसे अलग है, ये प्रैग्मेटिज्म से कैसे अलग है। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं ताकि हमारी कंफ्यूजन यहाँ पर ना रहे। अगर हम प्रकृतिवाद की बात करें, यानी कि अगर हम नेचुरलिज्म की बात करें, तो यहाँ पर नेचुरलिज्म में अल्टीमेट ट्रूथ और रियलिटी किसे माना गया था? पदार्थ को माना गया था कि हर चीज किसकी बनी हुई है? पार्टिकल्स से बनी हुई है। और ये संसार क्या है? एक यंत्र है, ये कहा था उसमें। ठीक है, एक ये यंत्र है, एक मशीन है, पूरा ब्रह्मांड। और जो मनुष्य है वो भी एक छोटी मशीन की तरह ही काम करता है, उस मशीन का वो हिस्सा है। ठीक है। हमारा जो शरीर है वो किसका बना हुआ है? पंच तत्वों का बना हुआ है। और अंततः हमारी हम क्या होंगे? पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएंगे। हमारे अंदर केमिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं, जिसके प्रोसेसेस के परिणाम स्वरूप हमारे अंदर लाइफ ओरिजिनेट हो जाती है, जीवन हमारे अंदर दिखता है। ठीक है। तो ये आपका नेचुरलिज्म कह रहा था। रियलिज्म जो है ना, वो उस पर जो है इतना नहीं सोचता। वो अल्टीमेट रियलिटी के बारे में नहीं सोचता कि अल्टीमेटली किसकी एग्जिस्टेंस है। उसको बस यहीं तक संतोष है कि मुझे जो चीज दिख रही है, प्रत्यक्ष जो चीज दिख रही है, वही सत्य है। बस वो उसी को सत्य मानता है। उससे आगे जाके वो नहीं करेगा कि उसका भी क्या होगा या वो फाइनली किससे बना है, इसमें वो नहीं जाता। बस जो उसे अपने आसपास दिख रहा है, जो वो प्रत्यक्ष देख पा रहा है, सुन पा रहा है, महसूस कर पा रहा है, अपने सेंसेस से जिस भी चीज को वो परसीव कर पा रहा है, वही उसके लिए रियलिटी है। वो उसकी अल्टीमेटनेस पर या अंतिम सत्य क्या है उसमें वो नहीं घुसेगा। ठीक है। नेचुरलिज्म इसमें और डीप जाता है। अंततः ये सब चीजें किससे बनी हुई है वो उस पर जाता है। ठीक है, तो ये प्रकृतिवाद से तो इसलिए अलग हो गया। अब अगर हम बात करें कि रियलिज्म आपका प्रैग्मेटिज्म से कैसे अलग है। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म की अगर हम बात करें यानी प्रयोजनवाद से कैसे अलग है, तो देखो प्रैग्मेटिज्म में भी बात क्या की गई थी? हमारे लिए सत्य क्या है? जो भी सत्य क्या होगा? जो भी हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, उपयोगी जो चीजें हमारे लिए है वही हमारे लिए क्या है? सत्य है। ठीक है, और हम किस सत्य को कैसे पहचान सकते हैं? एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग द्वारा हम सत्य को पहचान सकते हैं। और सत्य इनके अनुसार बदलता रहता है। जैसे जैसे समय बदलेगा, जगह बदलेगी, तो सत्य भी बदल जाएगा। यानी कि प्रैग्मेटिज्म डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, डायनेमिक यानी कि परिवर्तनशील है। ट्रू नॉलेज भी जो है वहां पर क्या है? वो कह रहे एक्टिविटी और कॉन्सिक्वेंस से पता चल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम रियलिज्म की बात करें, तो रियलिज्म क्या कहता है? ट्रू नॉलेज या रियल नॉलेज वो किससे लिंक करता है? वो ट्रेडिशन ऑफ फैक्ट से भी रिलेट करता है। ठीक है, यानी जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, जो एकदम सत्य चीजें हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, उनमें वो बिलीव करता है। ठीक है, रियलिज्म मानेगा आपके पास्ट को भी, जबकि प्रैग्मेटिज्म में हमने पढ़ा था कि ये पास्ट जो चीजें चली आ रही हैं पहले से, उसके ऊपर ये बिल्कुल ध्यान नहीं देता। ये सिर्फ वर्तमान की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में सोचता है और भविष्य के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण रखता है। और सत्य इसके अनुसार चल रहा है, अभी बन रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग है, चेंज होता रहेगा। लेकिन रियलिज्म पास्ट फैक्ट्स को भी आपका पूरी पूरी इंपॉर्टेंस देता है।
ठीक है, अगर वो सत्य हैं, अगर वो हुई थी, अगर हम उन्हें अपने सेंसेस से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, तो वो उसे सत्य मानेगा, चाहे वो पास्ट में भी घटनाएं हुई हों। तो प्रैग्मेटिज्म से ये ऐसे अलग है। अब अगर हम एक और चीज बात करें कि ये आइडियलिज्म से कैसे अलग है, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आइडियलिज्म के बारे में भी आपको बता देती हूँ। आदर्शवाद की जब हमने बात की थी, आदर्शवाद में भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। तो जब हम सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की बात करते हैं, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म मतलब व्यक्तिपरक आप कह लीजिए, कि हर चीज के बारे में, जैसे आइडियलिज्म क्या मानता था, आइडियलिज्म मानता था कि इस जगत के अलावा भी एक आध्यात्मिक जगत है, ईश्वर है, जहां पर बहुत ज्यादा खुशी है, उस जगत में, ठीक है, वहां सुख है, वहां पे इग्नोरेंस नहीं है, असली ज्ञान वही है, उसी को प्राप्त हमें करना है। लेकिन सब्जेक्टिव आइडियलिज्म क्या कहता है, व्यक्ति व्यक्ति के विचारों पर निर्भर करता है कि वो इस आध्यात्मिक जगत को कैसे देख रहा है, या किसी चीज के बारे में क्या वो विचार करता है। क्योंकि आइडियलिज्म किसके ऊपर फोकस करता है, आइडियाज के ऊपर, ठीक है, विचारों के ऊपर। महत्वता यहाँ किसकी है, यहाँ पर अल्टीमेट एग्जिस्टेंस किसकी है, आइडियाज की। तो ये जो चीजें हैं, इनका अस्तित्व तो चला जाएगा, लेकिन विचार, इनसे जुड़ा हुआ जो विचार है वो हमेशा रहेगा, है ना, यही कहता है आइडियलिज्म आपका। और विचार सबका अलग अलग हो सकता है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से विचार रखता है, थॉट रखता है। किसी एक चीज के बारे में किसी ए व्यक्ति का कोई दृष्टिकोण हो सकता है, बी व्यक्ति का कोई और दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन आपका जो यथार्थवाद है वो कहता है कि किसी भी चीज से जुड़ी हुई जो उसके गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ होती हैं, चाहे व्यक्ति को उसके बारे में पता हो या ना पता हो। यानी जो चीजें हैं, चीजों का जो अस्तित्व है, जो उसके गुण है, वो सब हमारे माइंड से, एक व्यक्ति के माइंड से अलग है। जो माइंड में विचार आ रहा है उसको लेकर, वो चीजें अलग हैं, और ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्टेंस है उसकी, वो रियल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, पहले के जमाने में लोग जानते हो या ना जानते हो कि जो सूरज है वो पूर्व दिशा से उग रहा है और पश्चिम में जो है डूब रहा है, या धरती अपने अक्ष के ऊपर घूमती है, ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं। ठीक है, आपको पता हो या ना पता हो, ये सत्य वैसे के वैसे ही रहेंगे, यही यथार्थवाद है। ठीक है, हमारे माइंड में उसके बारे में वो विचार हो या ना हो, लेकिन जो सत्य होता है, जो एग्जिस्ट करता है, वो हमेशा रहेगा। ठीक है, और आइडियलिज्म क्या कह रहा था कि हर व्यक्ति का अपना अपना विचार हो सकता है और वो उसी विचार को सत्य मानेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइडियलिज्म से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्टिव व्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की अगर हम बात करें, और यथार्थवाद जो है ऑब्जेक्टिव है। तो आइडियलिज्म के बिल्कुल ही विपरीत बात करता है आपका यथार्थ। तो ये तो हमने देखा कि रियलिज्म जो है आपका, बाकी तीन हमने स्कूल ऑफ फिलोसफीज पढ़ा है, उनसे ये कैसे अलग है। अब हम बात करते हैं इसके प्रोपोनेंट्स कौन है। तो देखिए, रियलिज्म या यथार्थवाद के जो मेन प्रोपोनेंट है वो है आपके अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जो है आपके, जिनको हम हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं, इनको फाउंडर ऑफ रियलिज्म कहा जाता है। फादर ऑफ रियलिज्म भी आप मान सकते हैं, ठीक है, संस्थापक माना जाता है, यहीं से शुरुआत हुई है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, अरिस्टोटल जो थे प्लेटो के डिसाइपल थे, उनके शिष्य थे। प्लेटो आपके आइडियलिज्म को फॉलो करते थे, लेकिन अरिस्टोटल जो हैं वो रियलिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये जो शिष्य और गुरु है, इन दोनों के आइडियोलॉजीज में डिफरेंस है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। इसके अन्य जो आपके फिलोसफर्स हैं, जो इसके प्रोपोनेंट्स है, कौन कौन है, जैसे इरेस्मस हो गए, रिबेलिस हो गए, लॉर्ड मोंटेग हो गए, रिचर्ड मुलकेस्टर हो गए, फ्रांसिस बेकन का नाम काफी आता है, जॉन मिल्टन, फिर रटके ऑफ जर्मनी, कॉमिनियस चेकोस्लोवाकिया से, व्हाइट हेड, बर्टन रसल, जॉन लॉक और मुंशी प्रेमचंद का नाम भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये सब क्या है, आपके प्रमुख दार्शनिक है जो यथार्थवाद को मानते। आगे बढ़ेंगे और डेफिनेशन से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे रियलिज्म को। रियलिज्म क्या है, इट इज अ री इन्फोर्समेंट ऑफ अवर कॉमन एक्सेप्टेंस ऑफ द वर्ल्ड एज इट अपीयर्स टू अस। हमारे आसपास संसार हमें जैसा दिख रहा है, जैसा वो हमें अपीयर हो रहा है, उसी को सच एक्सेप्ट करना, उसी को सत्य मानना और इसी विचार का पुनर्बलन करना, बटलर के अनुसार क्या है, रियलिज्म है। अगर हम स्वामी राम तीर्थ की डेफिनेशन को देखें, तो इन्होंने कहा है रियलिज्म मीन्स बिलीफ और थ्योरी विच लुक्स अपॉन द वर्ल्ड एज इट सीम्स टू अस। जैसा संसार हमको दिख रहा है, बस हम उसी को सत्य माने, यही विश्वास क्या है, रियलिज्म है। और जेएस रॉस का भी यही कहना है कि द डॉक्ट्राइन ऑफ रियलिज्म asserts that there is a real world of things behind and corresponding to the objects of our perception। कहने का मतलब, हम जिस तरीके से अपने आसपास संसार को देख रहे हैं, वो वस्तुएं रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं, वही अंतिम सत्य है, वही यथार्थवाद है। ठीक है,
अगर हम कुछ हिंदी की डेफिनेशंस देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्टर वी गुड महोदय के अनुसार वह सिद्धांत जिसके अनुसार वस्तुगत यथार्थता या भौतिक जगत चेतन मन से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रखता है, उसकी प्रकृति और गुण उसके ज्ञान से मालूम होती है। तो बेसिकली जो भी हमें ये ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड दिखाई दे रहा है, मतलब जो वस्तुएं हमें अपने आसपास प्रत्यक्ष हमें दिखाई दे रही, जो फिजिकल वर्ल्ड हमको दिखाई दे रहा है, इसकी एग्जिस्टेंस हमारे कॉन्शियस माइंड से अलग है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे माइंड में हम इस चीज को जानते हो या ना जानते हो, अगर कोई चीज है, किसी चीज को आप देख पा रहे हो, तो वो चीज एग्जिस्ट करती है, उसकी एग्जिस्टेंस है, भले ही हमें इसके बारे में पता ना हो। ठीक है, हमें इसकी नॉलेज ना हो। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अभी तो चीजें जब इस दुनिया में आएगा तो सीखेगा, उसको थोड़ी ना यूनिवर्सल ट्रुथ्स पता है, जो जो फिजिकल वर्ल्ड में जो जो चीजें चल रही हैं। लेकिन अगर उसे नहीं पता, इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं है। हमें पता हो या ना हो, जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं फिजिकल वर्ल्ड में, जो चीजें, जो फिनोमेना होते हैं, वो उनका अस्तित्व है। ठीक है, तो हमारे चेतन मन से इंडिपेंडेंट, हमारे माइंड से इंडिपेंडेंट इनकी एग्जिस्टेंस है। और अगर हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रकृति और इसके गुण को समझना पड़ेगा, इसके बारे में ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी छोटे बच्चे के लिए कहा, उसे पता नहीं है अभी कि जो सनराइज है वो ईस्ट में हो रहा है, जो धरती है वो अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही है, जो सोलर सिस्टम है उसमें और प्लैनेट्स भी हैं, वो तो यहीं पे रहता है ना अर्थ पर, लेकिन उसे अभी और नहीं पता ब्रह्मांड में और क्या क्या चीजें। लेकिन जैसे जैसे वो इसकी नॉलेज को प्राप्त करेगा, जैसे जैसे वो इन चीजों को समझेगा, उसे ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स, उसे ये जो भौतिक जगत है उसकी जानकारी मिलती जाएगी। ठीक है, राम महोदय के अनुसार यथार्थवाद यह मानता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं, उनके पीछे तथा उनसे मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है। तो यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि जो हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष, वही वस्तुएं जो है उनका एक यथार्थ एक जगत है, यानी कि एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, एक रियल एग्जिस्टेंस है। स्वामी रामतीर्थ की डेफिनेशन को हम इंग्लिश में भी देख चुके हैं, नेफ के अनुसार देख लीजिए, यथार्थवाद आत्मगत आदर्शवाद का प्रतिकार है। ठीक है, तो देखो, जो आपका यथार्थवाद है ना, ये आइडियलिज्म का ऑपोज करता है, बिल्कुल विपरीत है उसके, जो सत्य का निवास मानव मस्तिष्क में मानता है। अब इनका क्या कहना था, नेफ कह रहे थे कि भाई आइडियलिज्म तो ये कहता था कि जो सत्य है वो इंसान के विचारों पे निर्भर करता है, जैसा वो चीजों को देख रहा है, तो मानव मस्तिष्क में असली सत्य निवास कर रहा है। ठीक है, जैसा वो जिस चीज के बारे में उसका दृष्टिकोण होगा, क्योंकि वो आइडियाज को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जैसा दृष्टिकोण होगा वही उसके लिए सत्य माना जाएगा। लेकिन यथार्थवाद कहते हैं कि सत्य और वास्तविकता का अस्तित्व है और रहेगा, भले ही किसी व्यक्ति को उनके अस्तित्व का ज्ञान हो या ना हो। ठीक है, इसको भी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। और लास्ट एक ब्राउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। यथार्थवाद का मुख्य विचार यह है कि सब भौतिक वस्तुएं तथा बाह्य जगत के पदार्थ वास्तविक है और उनका अस्तित्व देखने वाले से पृथक है। ठीक है, यानी मैं अगर अपने सामने अभी ये जो ऑब्जेक्ट्स देख रही हूँ, तो ये मैं प्रत्यक्ष देख रही हूँ, लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स की अपनी एक एग्जिस्टेंस है, जो मेरे परसेप्शन से, जो मैं इनका प्रत्यक्ष एक दर्शन कर रही हूँ, जो मेरे माइंड में एक फोटो बन रही है, उससे अलग इनका एक एग्जिस्टेंस है। यदि उनको देखने वाले व्यक्ति ना हो, तो भी उनका अस्तित्व होगा और वे वास्तविक होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, रियलिस्टिक जो आपका एटीट्यूड है, आप बेसिकली हम यथार्थवादी दृष्टिकोण की बात करें तो ये कोई नया दर्शन नहीं। इनका कहना ये है कि ये जब से इंसान बना है ना, तब से यहाँ पर रियलिज्म जो है ही, रियलिज्म की एग्जिस्टेंस है। क्योंकि इंसान तो अपने आसपास प्रत्यक्ष जो चीजें देख रहा है उसी की एग्जिस्टेंस मानता है, ठीक है, उसी को अंतिम सत्य मानता है। तो रियलिज्म बहुत पुरानी फिलॉसफी है। हाउएवर हम ये कह सकते हैं कि इसका ज्यादा डेवलपमेंट, ज्यादा जो इसका विकास हुआ, वो 16th सेंचुरी के एंड आते आते ड्यूरिंग 17th सेंचुरी तक काफी ज्यादा डेवलप ये हो गया था। और ये डेवलप उस समय क्यों हुआ है, क्योंकि सबसे पहला तो यहाँ पर था, इट वॉज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवादी जो दर्शन है उसके विरोध में इसका जो है विकास हुआ। क्यों हुआ, देखो, आइडियलिज्म जो है वो आपका किसकी बात करता था, आध्यात्मिक जगत की बात करता था, ईश्वर को प्राप्त करने की बात करता था। ठीक है, तो वो बच्चे को कैसे तैयार कर रहा था, एक अनदर लाइफ के लिए, कि इस जगत के बाद, इस लाइफ के बाद जो एक आपके सामने लाइफ आएगी, उसके लिए वो उसको तैयार कर रहा था। लेकिन इसकी वजह से आदर्शवाद आपको ये नहीं सिखा रहा कि आज करंटली प्रेजेंट आपके सामने जो प्रॉब्लम्स है उनको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो उसको समस्या आ रही है उसको नहीं सॉल्व कर पा रहा था। इसीलिए ये जरूरत महसूस हुई कि हमें क्या करना है,
हमें बच्चे को प्रैक्टिकल लाइफ में आज वर्तमान स्थिति में किस तरीके से जीना है वो सिखाना है। इसीलिए रियलिस्टिक एटीट्यूड का विकास हुआ। और अगर हम बात करें, दूसरा आपका पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ साइंस। इस समय में आपकी विज्ञान के क्षेत्र में भी नई नई आपकी खोज हो रही थी। आपके गैलीलियो, कॉपरनिकस, ग्रेविटी के लॉज, यूनिवर्सल लॉज जो आपके थे वो सब निकल निकल के आ रहे थे। कहीं ना कहीं जो पुरानी मान्यताएं थी वो टूट रही थी। पहले से जितनी भी आपके आइडियलिज्म पहले के जो चीजें बताता था, या जो भी ऐसी ब्लाइंडली आप फॉलो करते थे, पहले जो चीजें मानी जाती थी वो सब क्या हो रही थी, साइंस जब इतना विकसित हो रहा था तो वो उन चीजों को नकार रहा था। तो ऐसा नहीं है, रियल ट्रुथ तो ये है। तो यहाँ से जो है कहीं ना कहीं यथार्थवाद और विकसित होता गया। अब आगे बढ़ेंगे और फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म की बात करेंगे। तो फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म में सबसे पहला आपका है ह्यूमैनिस्टिक रियलिज्म। ठीक है, ह्यूमैनिस्टिक रियलिज्म या फिर मानवतावादी यथार्थवाद। तो मानवतावादी यथार्थवाद आपका क्या कहता है कि ये क्या पढ़ता है, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। आज वर्तमान जीवन में हमारे सामने क्या समस्याएं हैं उनको ये स्टडी करता है। और इनका मानना ये है, शिक्षा वह होनी चाहिए जो हमें इस वास्तविक जगत की समस्याओं को सुलझाने में मदद करे। यानी प्रेजेंट करंटली हमारे सामने जो समस्याएं आ रही है, बच्चा केपेबल होना चाहिए। जब वो शिक्षित है तो वो केपेबल होना चाहिए कि वो अपने वर्तमान समस्याओं को सॉल्व कर सके। अब ह्यूमैनिस्टिक क्या एक्सेप्ट करते हैं, हैप्पी लिविंग एज द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि ये जो जीवन हम जी रहे हैं वो हम खुशी से जिए। ठीक है, सुख पूर्वक जिए। और इसके लिए ये बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं कि किस चीज का ज्ञान होना चाहिए, रोमन और ग्रीक लिटरेचर। इन्होंने देखो ये कहा है कि रोमन और यूनानी साहित्य जो है उसको पढ़ो, क्योंकि उसमें सारी वो चीजें डिस्कस की गई हैं जिससे एक व्यक्ति खुश रह सकता है। ठीक है, ये आपका मानवतावादी यथार्थवाद है। अगर हम प्रोपोनेंट्स की बात करें तो आपके ह्यूमैनिस्टिक रियलिज्म के जो प्रोपोनेंट्स हैं उसमें देखो आपके आ जाएंगे इरेस्मस, रिबेलिस और मिल्टन। और देखो इन्हीं के साथ ना इनकी बुक्स भी मैंने लिख दी है, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी है। तो इरेस्मस की जो है सिस्टम ऑफ स्टडीज और साइक्रोनियनिज्म, और रिबेलिस की है द हीरोइक डीड्स ऑफ पेंटाग्रुअल एंड लाइफ ऑफ गरगेंटुआ, और मिल्टन की है ट्रैक्ट्स ऑफ एजुकेशन। तो बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड जो बुक्स है ना उनको तो आप जरूर याद रखिएगा। तो ये इनकी फेमस बुक्स है। आगे आप देख सकते हैं इनकी फोटोज वगैरह लगी है, रिबेलिस, इरेस्मस, जॉन मिल्टन। ठीक है, ये इनकी प्रोपोनेंट्स है ह्यूमैनिस्टिक आपके रियलिज्म के। आगे बढ़ते हैं सोशल रियलिज्म। अब सामाजिक यथार्थवाद आपका क्या कहता है। तो इन्होंने कहा है कि जो इंसान को खुशी है वो कब मिल सकती है, जब वो सोसाइटी में एडजस्ट करता है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग जो है वो एक सोशल बीइंग है। हम समाज के बिना नहीं रह सकते, हमें रिश्ते नाते, समाज में मान सम्मान, बहुत सारी चीजें चाहिए। हमारा एक सोशल सर्कल होता है जिसमें हम खुशी से रह सकते हैं। तो जब हम सोसाइटी के साथ, सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ एडजस्ट करते हैं तभी हमें रियल हैप्पीनेस मिल पाती है। ठीक है, तो एजुकेशन का पर्पस इनके अनुसार क्या होना चाहिए, एजुकेशन का पर्पस इनके अनुसार होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सोशल रियलिस्ट इज टू प्रिपेयर द प्रैक्टिकल मैन ऑफ द वर्ल्ड। प्रैक्टिकल मैन ऑफ द वर्ल्ड मतलब जो व्यक्ति संसार में, सोसाइटी में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए जी सके, एडजस्ट कर सके। ठीक है, उसे उन्होंने कहा है कि ये हमारी एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए। हमें शिक्षा वह है जो इंसान को एक व्यवहारिक संसार के लिए या जीवन के लिए तैयार कर पाए। इसके अलावा इन्होंने जो तरीके बताए वो क्या बताए कि ट्रैवलिंग करनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा सफर करना चाहिए, घूमना चाहिए, चीजें सीखनी चाहिए, लर्न करनी चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जो टीचिंग मेथड है वो कैसा होना चाहिए, जो बच्चे की जो नेचुरल टेंडेंसीज हैं उसको डेवलप करे। जो व्यक्ति के अंदर अपनी प्राकृतिक प्रकृतियां, इंटरेस्ट है, रुचियां हैं, कैपेबिलिटीज हैं, क्षमताएं हैं, उनका विकास करे, ऐसी होनी चाहिए शिक्षा। और टीचिंग मेथड भी ऐसे ही होना चाहिए जो बच्चे की इननेट फैकल्टीज को आगे बढ़ाए। अगर हम इनके प्रोपोनेंट्स की बात करें तो लॉर्ड मोंटेन आपके ये आ जाएंगे इसमें, और जॉन लॉक। और इसमें देखिए आपके बुक्स भी मैंने यहाँ लिख दी है, जैसे आपके लॉर्ड मोंटेन की है ऑफ पेंडेंट्री, ऑफ द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, ऑफ द अफेक्शन ऑफ फादर टू देयर चिल्ड्रन, और जॉन लॉक की है सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं इनकी फोटोग्राफ्स हैं। चलिए सेंस रियलिज्म की बात करें, इंद्रिय यथार्थवाद। ठीक है, सेंस मतलब इंद्रिया। अब सेंस रियलिज्म क्या कहता है कि इंसान को खुशी कब मिल सकती है, जब वो अपने आसपास जो मैटर है, जो रियल में एग्जिस्ट कर रहा है, जो वस्तुएं हैं, उनकी नॉलेज को वो गेन करे। ठीक है, उनका ज्ञान उसे मिले, तब वो
रियल खुशी जो है वो फील कर पाएगा। और ये ज्ञान हमें किसके द्वारा मिल सकता है? हमें अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज करके मिलेगा, क्योंकि अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज करके ही हम अपने आसपास की चीजों को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इनकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेंस रियलिज्म जो है, इसमें शिक्षा कैसी होनी चाहिए? ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस पर, यानी हमें अपने सेंसेस को ट्रेन करना है, तभी जो है हम आसपास की नॉलेज को गेन कर पाएंगे। ठीक है, ज्ञान हम तभी अर्जित कर पाएंगे। एजुकेशन का नेचर इन्होंने बताया है क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करो। साइंस, विज्ञान के जरिए जो है अपने आसपास की चीजों को समझने की कोशिश करो। ठीक है, और लैंग्वेज और लिटरेचर को ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। टीचिंग मेथड्स इन्होंने कैसे बताए? साइंटिफिक मेथड, इंडक्टिव, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, ये सारे टीचिंग मेथड बताए, जिसमें से इंडक्टिव मेथड जो है आपका, वो किसके द्वारा दिया गया है? बेकन के द्वारा दिया गया है। ये इनके प्रोपोनेंट्स हो गए, मलकैस्टर हो गए, फ्रांसिस बेकन हो गए, रटके हो गए, कॉमिनिस हो गए। मलकैस्टर जो है एलिमेंटरी और पोजीशन, दो बुक्स इन्होंने लिखी है। फ्रांसिस बेकन की न्यू अटलांटिस, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, और रटके ने कहा था सेंसेस आर गेटवे ऑफ नॉलेज। अच्छा, इन्होंने कहा जरूर है कि सेंसेस आर गेटवेज ऑफ नॉलेज, बट ये जो चीज है, आप इसे किससे जोड़ेंगे? अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो नेचुरलिज्म से ही जोड़ेंगे इसको, क्योंकि नेचुरलिज्म में ही ये चीज बोली गई है। ठीक है, चलिए। अब रटके ने ना कुछ फॉर्मूला भी दिए थे कि किस तरीके से पढ़ाई करानी चाहिए, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। तो उसमें देखिए इन्होंने क्या कहा था? टीच ओनली वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। ठीक है, एक बार में एक ही जो सब्जेक्ट है, विषय है, उसे पढ़ाओ। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग रखने की बात करते हैं ये। नेचर को फॉलो करो। नेचर को फॉलो करो मतलब जो प्राकृतिक बच्चे की जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसके अंदर क्वालिटीज हैं, उसको जो है उसके अनुसार बच्चे को सिखाओ। लर्निंग शुड नॉट बी बेस्ड ऑन रोट मेमोरी। रट के नहीं सीखना है। ठीक है, रटने पर आधारित नहीं होनी चाहिए आपकी लर्निंग। नॉलेज शुड बी थ्रू सेंसेस एंड एक्सपीरियंस। बच्चा जो है इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करे, अपने अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करे। थिंग्स शुड बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट देन वर्ड। इंपॉर्टेंट है, थिंग्स फर्स्ट एंड वर्ड्स लेटर। ठीक है, यानी पहले वस्तुएं दिखाओ और उससे रिलेटेड फिर इसके बाद बच्चे को थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ाओ। फिर है स्टूडेंट्स शुड नॉट बी रिप्रेस्ड। ठीक है, बच्चों को किसी भी तरीके से आपको दमन पूर्वक नहीं बताना है या समझाना है। और रिपीटिशन, दोहराव, बार बार दोहराने से चीजें जो है वो रिकॉल होंगी। और यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑल थिंग्स, सभी चीजों में एक रूपता दिखने की कोशिश करो। ठीक है, ये आपके प्रोपोनेंट्स है। और चौथा आपका फॉर्म आता है नियो रियलिज्म। ठीक है, तो अभी तक हमने तीन फॉर्म्स करे। पहला था ह्यूमैनिस्टिक रियलिज्म, दूसरा था सोशल रियलिज्म, तीसरा था सेंस रियलिज्म, चौथा है आपका नियो रियलिज्म। नियो रियलिज्म को ना एक्चुअल फिलोसफिकल थॉट माना जाता है। ठीक है, अभी तक की हम जो रियलिज्म की बात कर रहे थे, हम कह रहे हैं रियलिज्म वैसे तो आपका कोई फिलोसफिकल थॉट नहीं है, तो तब से है जब से इंसान की उत्पत्ति हुई है। वो अपने सामने जो चीजें प्रत्यक्ष देख रहा है उसी को वो यथार्थ मानता है। ठीक है, तो ये कोई फिलोसफिकल थॉट नहीं हुआ, उसको नहीं मान रहे थे इतना। लेकिन नियो रियलिज्म को रियल में फिलोसफिकल थॉट कहा जाता है, कि ये एक सच में दार्शनिक विचार है। और इट अपियर्स द मेथड्स एंड रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट फिजिक्स। ठीक है, तो आपके फिजिक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में जितने भी नए नए आधुनिक आपके विकास हुए हैं, उनके आधार पे ये कहता है, इसने अपने मेथड्स डेवलप किए कि किस तरीके की एजुकेशन होनी चाहिए, क्या चीज हमें सीखनी है। तो ये क्या करते हैं, इनका मानना ये है कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि वो एक बार आप बन गए सिद्धांत तो वो हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे। मैंने आपको एक बार पहले भी एग्जांपल दिया था कि जो पहले सोलर सिस्टम का सेंटर माना जाता था, वो अर्थ को माना जाता था कि अर्थ जो है वो बीच में है, और जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये तो बाद में साइंटिफिकली प्रूव हुआ कि सन बीच में है सोलर सिस्टम के, और अर्थ जो है वो सूर्य के चक्कर लगा रही है, बाकी प्लैनेट्स भी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो साइंस में एक चीज पहले जो थी आई, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे और डेवलपमेंट हुआ, और ज्यादा आपके पास मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उनके द्वारा कैलकुलेशंस के द्वारा आप निकालते हो, तो चीजें जो हैं वो बदलती भी हैं। ठीक है, तो इनका कहना था कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी एवरलास्टिंग नहीं होते, उसमें बदलाव या परिवर्तन हो सकता है। तो ये चेंजेबिलिटी जो है उसको ये एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो साइंस है और जो हम आसपास चीजें देख रहे हैं, हम उसको प्रत्यक्ष मानते हैं। अभी तक की जितनी भी हमने फॉर्म्स पढ़ी उसमें हम उसी के ज्ञान की बात कर रहे थे कि हमें साइंटिफिक नॉलेज की बात करनी चाहिए, जो प्रत्यक्ष वस्तु है उन्हीं को समझना चाहिए, वही ट्रू नॉलेज है। लैंग्वेज लिटरेचर किसी काम का नहीं है। लेकिन नियो रियलिज्म ऐसा नहीं कहता। नियो रियलिज्म कहता है कि नहीं, जो आपके साथ और चीजें हैं, ह्यूमैनिस्टिक फीलिंग से जुड़ी हुई चीजें, आर्ट है, ठीक है, कल्चर है, ये चीजें भी साइंस के साथ सीखनी जरूरी है।
ठीक है, तो नव यथार्थवाद आपका इनको भी इंपॉर्टेंस देता है। प्रोपोनेंट्स कौन हो जाएंगे? व्हाइट हेड और बर्ट्रैंड रसल। ठीक है, ये इनकी फोटोग्राफ्स है। अब पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म। अब जितना भी मैंने अभी तक आपको रियलिज्म के बारे में बताया है, अगर आपको वो चीजें समझ में आई हैं तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं, मौलिक सिद्धांत, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, क्या है यहाँ पर कि फिनोमिनल वर्ल्ड इज ट्रू, दृश्य संसार ही सत्य है। तो हमें जो दिख रहा है, जो भी प्रत्यक्ष हम देख पा रहे हैं अपने आसपास, संसार, वस्तुएं, चीजें, भौतिक जगत, वही सत्य है, उसी की एग्जिस्टेंस है, ये रियलिज्म कहता है। सेंसेस आर गेटवेज ऑफ नॉलेज कह रहा है वो, यानी कि जो आपके इंद्रियां हैं वो आपके ज्ञान के द्वार है, क्योंकि इसी के द्वारा आप अपने आसपास के जगत को देख पा रहे हो। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कहता है? जीव का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अनुसार इन्होंने कहा है कि जो एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव है, वो किससे मिलकर बना है? वो बना है आपका कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ठीक है, चेतन और अचेतन फॉर्म से बना है। इसके अनुसार जो माइंड है आपका, जो माइंड है वो किसका फंक्शन है? वो एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शन है। ठीक है, एक लिविंग बीइंग जो है वो किसके द्वारा आया है? इवोल्यूशन का जो प्रोसेस आपका चल रहा है, इवोल्यूशन के प्रोसेस में जो जीव है वो इस इवोल्यूशन के प्रोसेस में उत्पन्न होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या बताया है कि अल्टीमेट रियलिटी एक्चुअली क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंज। ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस, हम हमेशा से ऐसे थोड़े थे। हम पहले बहुत अलग अलग प्रकार के जानवर आए हैं, उसके बाद जो है लाइफ इस तरीके से इस फॉर्म में आई है, और अब जाकर जो है हम ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन रेस है वो उत्पन्न हुई है, जिसके पास माइंड है, जो चीजों को देख सकती है, समझ सकती है, प्रत्यक्ष रूप से उसे परसीव कर सकती है। ठीक है, तो इनका मानना था कि थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का भी जो जन्म है वो इस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन के तहत हुआ है, और हमारे अंदर जो माइंड है, जो कि इस ऑर्गेनिज्म का फंक्शन है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपने आसपास के जगत को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इस यूनिवर्स या इस ब्रह्मांड का अल्टीमेट सत्य क्या बताया है? प्रोसेस को इन्होंने अल्टीमेट रियलिटी कहा है, इवोल्यूशन प्रोसेस को। ठीक है, और इस इवोल्यूशन प्रोसेस में जैसे जैसे चीजें चेंज होती जा रही हैं, वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म नए नए आते जा रहे हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ये कहती है। ऑपोजिशन ऑफ आइडियलिज्म, देखिए इसकी बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि आइडियलिज्म जो है वो दूसरे जगत की तैयारी करवाता है, एक आध्यात्मिक जगत है जहाँ ईश्वर है, जहाँ बहुत ज्यादा खुशी है, सुख है, और वो बच्चों को भी यही सिखाता है कि तुम्हारा अल्टीमेट एम क्या है, कि हमें उस जगत के लिए अपने आप को तैयार करना है, अल्टीमेटली हमें इस जगत को छोड़कर उस जगत पे पहुंचना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। लेकिन हम इसके द्वारा अपनी वर्तमान समस्याओं को नहीं सुलझा सकते, और इसीलिए कहीं ना कहीं रियलिज्म आया। डेवलपमेंट ऑफ मैन इज अकॉर्डिंग टू रेगुलरिटी ऑफ द वर्ल्ड। इंसान का विकास भी कैसे होगा? जैसे जैसे जो है संसार में एक नियमितता आती जा रही है, जैसे जैसे संसार में चीजें होती रहती हैं, जैसे एक रेगुलरिटी बनी हुई है, उसी प्रकार से इंसान का भी विकास होगा। ठीक है, जैसे जैसे संसार में परिवर्तन आ रहा है, वैसे वैसे इंसान में भी विकास होगा। फिर है मैन इज अ पार्ट ऑफ मटीरियल वर्ल्ड। तो व्यक्ति या मैन भी क्या है? वो इस भौतिक जगत का ही एक हिस्सा है। जैसे हम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिज्म में भी पढ़ रहे हैं ना, कि अल्टीमेटली जो ये हमारे आसपास जो भौतिक जगत दिख रहा है, इसमें इवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है, उसी के तहत जो है ऑर्गेनिज्म का भी डेवलपमेंट हुआ है। तो हम भी किसका हिस्सा है? हम इस मटेरियल वर्ल्ड का ही हिस्सा है। नॉलेज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड इज असेंशियल फॉर हैप्पी लिविंग। तो इस भौतिक जगत की जानकारी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम खुश रह पाएंगे। इम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, तो ये किसके ऊपर जोर देते हैं? प्रयोग के ऊपर, अवलोकन के ऊपर, कि हमें चीजों को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए, देखना चाहिए और प्रयोग करना चाहिए, तभी हम ट्रू नॉलेज को गेन कर पाएंगे। एंड इम्फेसिस ऑन प्रेजेंट प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ मैन, जो हमारी आज की व्यवहारिक जीवन है, जो आज का हमारा, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि हम उसकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अपने वर्तमान जीवन की समस्याओं कैसे सुलझा सकते हैं, इसको हम सोचें और समझें। नेक्स्ट देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिस्टिक एजुकेशन। तो यथार्थवादी शिक्षा की विशेषताएं क्या होंगी? तो जब हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल समझ लिए हैं, तो देखिए यहाँ से जो शिक्षा निकल के आ रही है कि किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, वो भी आपकी इन प्रिंसिपल से ही डिराइव हुई है। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि इट शुड बी बेस्ड ऑन साइंस, तो विज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि विज्ञान के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, चीजों को एक साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ देखकर नॉलेज को अपने अंदर ले सकते हैं। फिर इन फेजेस ऑफ प्रेजेंट लाइफ ऑफ चाइल्ड,
क्योंकि ये बच्चे की वर्तमान समस्याओं को सुलझाने के ऊपर बल देती है। तो इन्होंने क्या कहा है कि बच्चा आज वर्तमान में किस तरह का जीवन जिएगा उसके ऊपर आपको जोर देना चाहिए। वैसी ही शिक्षा आपको सिखानी चाहिए जो बच्चे की प्रेजेंट लाइफ को बेहतर बना सके। फिर एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंट एंड अप्लाइड लाइफ, ठीक है। प्रयोगों के ऊपर इन्होंने बल दिया है कि प्रयोग कर करके बच्चा जो है वो नॉलेज को गेन करे, और सिर्फ गेन नहीं करना है, नॉलेज को बस रख नहीं लेना है, अपने जीवन में उसको अप्लाई कैसे करना है ये भी बच्चे को सिखाना है। तो इम्फेसिस होना चाहिए किस पर? एक्सपेरिमेंट पर भी, और कैसे हमें अपने जीवन में उसको उपयोग करना है, उसका कैसे यूज करना है वो भी पता होना चाहिए। इसके अलावा ये कहते हैं ऑपोजिशन ऑफ बुकिश नॉलेज, नॉट वर्ड बट थिंग्स। देखिए ये मैंने आपको बताया था, ये स्लोगन है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कहाँ से आया है, रियलिज्म से आया है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बुकिश नॉलेज, किताबी ज्ञान को ये बिल्कुल ही इसका विरोध करते हैं, और इनका कहना था कि वर्ड से पहले क्या बताओ बच्चे को, थिंग्स से उसे अवगत कराओ, कि आसपास जो चीजें हैं पहले उसे वो दिखाओ, वो समझाओ, और उससे फिर जोड़कर थ्योरेटिकल नॉलेज दो। फिर है आपका लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चाइल्ड। अब लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चाइल्ड का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर वैसे तो ये कहते हैं कि बच्चे को फ्री छोड़ दो, बच्चे को क्या करो, खुद से ऑब्जर्व करके, खुद से एक्सपेरिमेंट करके चीजों को सीखने दो। लेकिन इनका मानना ये भी है कि बच्चा जब इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ जा रहा है तो वो अपने खुद के एफर्ट से करे, ठीक है, अपने खुद के एफर्ट्स, खुद के प्रयासों से जो है अपने ज्ञान को अर्जित करे, और इस बीच उसके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको बस ऐसे ही खाली नहीं छोड़ देना है, उसको फ्री नहीं छोड़ देना है, बच्चे के अंदर स्व अनुशासन होना चाहिए, ठीक है। फिर इम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, क्योंकि हमें अपने आसपास की जो नॉलेज है किसके द्वारा गेन करनी है, अपने इंद्रियों के द्वारा ही गेन करनी है, तो सेंसेस को ट्रेन करना यहाँ पे जरूरी है। और इक्वल इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअलिटी एंड सोशबिलिटी, ये एक व्यक्ति को जितने महत्व देते हैं उतना ही महत्व ये समाज को भी देते हैं। इनका मानना है कि जो व्यक्ति है वो समाज में ही जिएगा। अगर हम एक व्यक्ति का हम विकास कर रहे हैं, व्यक्ति के अंदर हम गुण डाल रहे हैं, उसको हम नॉलेजेबल बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम एक सोसाइटी को भी इंप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो हिस्सा किसका है? एक सोसाइटी का है। तो एक बेहतर सोसाइटी बनाने के लिए हमें एक इंडिविजुअल को भी तैयार करना है, उसका भी विकास करना है, उसे भी शिक्षित होना जरूरी है, प्लस ओवरऑल जो सोसाइटी है उसमें भी इसी तरीके से डेवलपमेंट होगा। फिर देखिए रियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। तो अगर हम शिक्षा के उद्देश्य या लक्ष्यों की बात करें तो रियलिज्म के हिसाब से क्या होना चाहिए? जो बच्चे को उसके वास्तविक जीवन के लिए तैयार करे, रियल लाइफ के लिए जो तैयार करे, वैसी शिक्षा होनी चाहिए। फिर हैप्पी लाइफ, यानी कि बच्चा अपने जो जीवन उसे जीना है, क्योंकि ये तो जो करंट अभी जो प्रेजेंट उसका संसार है, जो उसका जगत है, जो उसके आसपास जो जीवन जी रहा है, वो उसी को सत्य मानते हैं। वो किसी बाद के जगत की, किसी आध्यात्मिक जगत को वो समझते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। तो इनका मानना है कि जो जीवन हम जी रहे हैं हमें उसे ही सुखपूर्वक और खुशी से जीना चाहिए। तो जो शिक्षा बच्चे को हैप्पीली जीने में सहायक हो वैसी होनी चाहिए शिक्षा, ठीक है। टू एक्वेंट द चाइल्ड विद नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट, बच्चे को आप किससे अवगत कराइए? जो उसका प्राकृतिक, जो उसका सामाजिक वातावरण है उससे आप बच्चे को रूबरू करवाइए। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, बच्चे के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण जगाना। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर, बच्चे की जो मानसिक जो उसकी शक्तियां हैं उनका विकास करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब वो नॉलेज गेन कर रहा है, रीजन कर रहा है, तर्क कर रहा है, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर रहा है, तो उसकी मेंटल फैकल्टीज या मेंटल क्षमताएं ही, मानसिक क्षमताएं ही वहां प्रयोग हो रही। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, ठीक है, यहाँ पर आपके जो सेंसेस ज्ञान इंद्रिया जिनके द्वारा आपको चीजें जो है अपने अंदर लेनी है, नॉलेज गेन करनी है, तो सेंसेस है वो, तो सेंसेस को ट्रेन करना जरूरी है। और वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, भाई वर्तमान जीवन में अगर हमें अपने जीवन को सुखपूर्वक जीना है तो उसके लिए हमें अपनी लाइवलीहुड अर्न करनी पड़ेगी, हमें पैसे कमाने हैं, तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि वोकेशनल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा क्या व्यवसाय जो है वो लेगा, किस तरीके से अपनी जीवन में जो एक आय है वो अर्जित करेगा, उसके लिए आपको उसको वोकेशनल एजुकेशन देना जरूरी है। फिर देखिए रियलिज्म एंड करिकुलम की अगर हम बात करें तो करिकुलम में ना ये बहुत सारी चीजें रखते हैं। इनका कहना है कि जो करिकुलम है वो क्या होना चाहिए, जो बच्चे की डे टू डे लाइफ जो है उसको सॉल्व कर सके, तो इस तरह की पढ़ाई आपको करानी है। इसके अलावा इन्होंने एक्सटेंसिव करिकुलम रखा है। एक्सटेंसिव मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे 30 सब्जेक्ट्स बता दिए थे इन्होंने। इन्होंने कहा कि बच्चे के पास चॉइस होनी चाहिए, कि बच्चा अपनी रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सके। इसके अलावा ये कहते हैं कि जो शिक्षा है वो मदर टंग में कराओ, क्योंकि हमें क्या करना है, बच्चे के लिए उपयोगी होनी चाहिए ना, बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो वो कैसे समझ में आएगी? मदर टंग की बात करते हैं, ठीक है, मदर टंग में, मातृभाषा
भाषा में आप चीजें सिखाइए। चाइल्ड सेंटर सोशल करिकुलम, ठीक है, बच्चे को केंद्र में रखकर आपको जो करिकुलम है वो डेवलप करना है, बच्चे की जरूरत के अनुसार होना चाहिए, उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और उसकी करंट नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और मोस्ट एम्फेसिस ऑन वोकेशनल एजुकेशन, जैसा कि अभी हमने बात करी व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर ये जोर देने की बात करते हैं। फिर देखिए सब्जेक्ट्स क्या क्या होने चाहिए करिकुलम में, तो ये देखिए प्राइम इंपॉर्टेंस तो देते हैं साइंस सब्जेक्ट्स की, ये कहते हैं कि एक तो भाई साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ाओ। सेकेंडरी प्लेस ये देते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लॉ वगैरह को, ठीक है, इसको आप कर सकते हो, इसको थोड़ी कम इंपॉर्टेंस दी है। फिर तीसरे लेवल पे इन्होंने बताया लिटरेचर, आर्ट और म्यूजिक, जिसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है इनके अनुसार, ठीक है, लोएस्ट प्लेस इसे दी है। अगर हम मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो कई सारे मेथड्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब देखो सबसे पहले तो ये बात कर रहे हैं, अगेन बार बार बातें देखो वही निकल निकल के आ रही है, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस की बात कर रहे हैं, सेंस ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। ये कैसे होगी, देखो यहाँ पर ना टीएलएम की भी बहुत बात होती है। जब हम फर्स्ट थिंग्स देन वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो मतलब आप टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एड्स का प्रयोग करोगे। अगर आपसे कहता है ना टीचिंग एड्स का प्रयोग कहाँ से निकल के आया, रियलिज्म से निकल के आया, तो इम्फेसाइज किस पे किया है, सेंस ऑर्गन्स को। फिर मिल्टन के अनुसार एक्सकर्शन और टूर, ठीक है, इन्होंने ये मेथड बताए कि बच्चों को टूर पे लेके जाओ, एक्सकर्शंस पे लेके जाओ, उससे बच्चा सीखेगा। लॉकी ने क्या बताया है, ऑब्जर्वेशन, एक्सकर्शन एंड एक्सपीरियंस, अनुभव कराओ, एक्सकर्शन पे लेके जाओ, अवलोकन करना सिखाओ बच्चे को। लर्निंग बाय डूइंग कह रहे हैं, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, बच्चा स्व अनुभव से सीखे, खुद करके सीखे, ठीक है। इसके अलावा जो वर्कशॉप, लेबोरेटरीज है, उसको इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है एजुकेशन में। रियलिज्म जो है वो क्या कहता है आपका, इन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस होने चाहिए, पहले बच्चे को ऑब्जेक्ट्स दिखाओ और फिर उससे जुड़ी हुई चीजें उसको बताओ, इसका मतलब ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स की ये बात करते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और को रिलेशन मेथड को भी ये फील्ड ऑफ एजुकेशन में लेकर आए हैं। को रिलेशन मतलब आप चीजों को रिलेट कर पाओ, तभी तो बच्चा जो सीख रहा है उसको अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर पाएगा, जब वो को रिलेट कर पाएगा, जब सह संबंधितता उसको पता चलेगी तभी वो उसको अप्लाई करेगा ना, यूज करेगा। और इंडक्टिव मेथड की बात करते हैं, इंडक्टिव मेथड कहाँ से कहा जाता है, एग्जाम्पल टू रूल, पहले बच्चे को बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताओ, उसके बाद उससे जुड़ा हुआ जनरल रूल बताओ, ठीक है। तो इंडक्टिव मेथड आपका किससे जुड़ा है, आपका रियलिज्म से जुड़ा है। अगर आपसे डिडक्टिव पूछ लेना, डिडक्टिव जिसमें पहले रूल बताते हैं बाद में आप एग्जाम्पल्स देते हो, तो रूल टू एग्जाम्पल वाला आपका किससे जुड़ा हुआ है, ध्यान कर लो। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये आइडियलिज्म से जुड़ा है, ठीक है। आइडियलिज्म क्या कहता है, आइडियलिज्म में गुरु पहले क्या बताते हैं, नियम वगैरह बताते हैं ना, उसके बाद हम एग्जांपल देते हो। तो यहाँ पर क्या है आपका डिडक्टिव मेथड आइडियलिज्म से जुड़ा है और इंडक्टिव मेथड किससे जुड़ा है आपका, रियलिज्म से। रियलिज्म एंड डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो देखो रिप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन के तो बहुत अगेंस्ट है। इनका कहना है दमनकारी आपको जो अनुशासन है वो उसका उपयोग नहीं करना है, बच्चे को किसी भी तरीके से आपको दमन की नीति नहीं अपनानी है, उसके लिए उसको दंड नहीं देना, उसको ऊपर जो है थोपना नहीं है आपको बाहर से रूल्स को। बच्चे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, स्व अनुशासन, तभी बच्चा जो है जो अपने आसपास का वातावरण है उसके साथ एडजस्ट कर पाएगा। टीचर का काम होना चाहिए कि सिंपेथेटिकली, सहानुभूति पूर्वक बच्चे के साथ डील करे, उसको प्रोत्साहित करे, उसे प्रेरित करे। और जब बच्चा ये कार्य कर रहा होता है तभी बच्चे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन जनरेट हो जाता है। इसका मतलब किस तरह के डिसिप्लिन की बात करते हैं, इंप्रेशनिस्टिक, प्रभाववादी, यानी कि प्रभावकारी आप कह सकते हो, जहां टीचर भी खुद जो है बहुत डिसिप्लिन वे में एक्ट करता है बच्चों के सामने, जिससे कि बच्चे उससे प्रभावित होकर अपने जीवन में भी डिसिप्लिन को ले आते हैं। या इमेंसिपेटरी, जिसे हम मुक्तिदायक कहते हैं, छोड़ दो बच्चे को, खुला छोड़ दो और ज्यादा बच्चे के ऊपर रोक वोक मत लगाओ, बच्चा अपने आप डिसिप्लिन हो जाए। रियलिज्म एंड टीचर की बात करें तो रियलिज्म के अनुसार जो शिक्षक है वो कैसा है, शिक्षक ऐसा होना चाहिए जिसका दृष्टिकोण कैसा है, साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए और बच्चों के अंदर भी वो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर सके। इसके अलावा शिक्षक को जो नॉलेज है वो काफी होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अपने व्यूज नहीं बच्चे के ऊपर थोपने, अपनी इमेजिनेशन बच्चे के ऊपर नहीं थोपनी है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिविटी को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं रियलिज्म में। रियलिज्म क्या कहता है कि सत्य जो है वो वैसा ही रहेगा चाहे आप उसे मानो या नहीं मानो। तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अपने थॉट में और अपने विचारों को बच्चे को ऊपर नहीं थोपना है। ट्रू एक्सप्लोरर होना चाहिए, जो खुद से भी आप जो है चीजों को एक्सप्लोर करें, खोजें, ढूंढें, ज्ञान को जानने की कोशिश करें। ये एक टीचर की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए रियलिज्म के अनुसार, ठीक है। और कैसे खोजना है आपको, साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके। इसके अलावा बच्चों की नीड्स क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी इच्छाएं क्या है, उससे भी टीचर को अवगत होना चाहिए। चाइल्ड साइकोलॉजी, एडोलेसेंट साइकोलॉजी का भी टीचर को ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर टीचर के लिए क्या कहा गया है,
टीचर बच्चों के सामने ऑब्जेक्ट्स को प्रेजेंट करे और उसके बाद उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन बच्चों को दे और कोशिश करे कि बच्चों के लिए ऐसा वातावरण क्रिएट करे, ऐसे एक्सपीरियंसेस क्रिएट करे जहां पर बच्चे अपने अनुभवों से सीख पाए। ठीक है, इसके लिए ये क्या कहते हैं, क्योंकि टीचर के अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिमांड कर रहे हैं कि साइकोलॉजी पता होनी, चाइल्ड साइकोलॉजी पता होनी चाहिए बच्चे की, टीचर को, और साथ ही साथ साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए, ठीक है, टीएलएम वगैरह भी शो करनी है। तो कैसे पढ़ाना है बेसिकली टीचर को पता होना चाहिए। इसके लिए ये टीचर ट्रेनिंग पे जोर देते हैं। इनका कहना है कि टीचर को वेल ट्रेन होना चाहिए, यानी टीचर ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए। रियलिज्म और स्कूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक वक्तव्य आप ध्यान रखिए कि स्कूल के लिए कहते हैं कि स्कूल इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। स्कूल क्या है? समाज का दर्पण है। तो इनके अनुसार स्कूल कैसा होना चाहिए? स्कूल एक ऐसी जगह है जो एक वर्कशॉप है जहां पर इंसान को बनाया जा रहा है या इंसान के अंदर नॉलेज डाली जा रही है। ठीक है, तो वर्कशॉप है। तो इसी तरीके से स्कूल को आपको विजुअलाइज करना है, जहां पर ट्रेन टीचर्स बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे अपने इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और एबिलिटीज अपनी क्षमताओं के अनुसार, रुचियों के अनुसार विकसित हो सके, विकास कर सके। ठीक है, तो इस तरीके का स्कूल होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर स्कूल जो है उसमें कैसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए? आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की जगह रियल एनवायरनमेंट। ठीक है, तभी बच्चा जो है अपने असली सामाजिक परिवेश से या नेचुरल एनवायरनमेंट से जोड़कर उसको देख पाएगा और अपनी नॉलेज जो उसने स्कूल में गेन करी है उसको वहां अप्लाई कर पाएगा। इसके अलावा ये किसी एक स्कूल के फेवर में नहीं है। इनका कहना था डिफरेंट टाइप के स्कूल्स होने चाहिए, क्योंकि बच्चों में भी इनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सबकी जरूरतें अलग हैं, तो बहुत तरह के स्कूल्स होने चाहिए। ठीक है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए? जो रियल नीड्स ऑफ सोसाइटी पर बेस्ड हो, समाज की जो सच में जरूरतें हैं, जहां पर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, उनके ऊपर आधारित होना चाहिए स्कूल। उसी तरह की चीजें वहां पे आनी होनी चाहिए जहां पर बच्चा ये सब समस्याओं को सॉल्व करना सीख सके। को एजुकेशन जो है उसको ये सपोर्ट करते हैं। सह शिक्षा होनी चाहिए, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ें, क्योंकि जैसे जैसे जो है परिवर्तन आ रहा है, समाज बदल रहा है, सह शिक्षा या को एजुकेशन भी एक नीड हो गई है। इसके अलावा साइंस लेबोरेटरीज होनी चाहिए वर्कशॉप्स के लिए, आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे प्रयोग कर करके ही सीखेंगे। और क्योंकि स्कूल को एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी बताया गया, लेकिन फिर अगेन आप इसको जोड़ेंगे किससे? प्रैग्मेटिज्म से। ठीक है, स्कूल मिनिएचर सोसाइटी है, किसने कहा है? प्रैग्मेटिज्म में कहा गया है। हालांकि मानते ये भी यही है कि स्कूल जो है सोसाइटी का दर्पण है। अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें ओवरऑल कि एजुकेशन के क्षेत्र में रियलिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन निकल के आता है, तो देखिए सबसे पहले तो प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर जो एम्फेसाइज करता है ना, वो रियलिज्म करता है कि बच्चे को व्यवहारिक शिक्षा दो। थ्योरेटिकली मत पढ़ाओ, उसको ज्ञान मत उसके अंदर भरो, उसको प्रैक्टिकल जो चीजें हो रही हैं वो समझाओ। उदार और एवं व्यवसायिक शिक्षा पर जोर, यानी कि कोई फिक्स्ड आपको ऐसा करिकुलम नहीं देना है, आपको कैसा सिखाना है? वोकेशनल एजुकेशन जो बच्चे के लिए उपयोगी हो। ठीक है, बच्चा जिससे अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सके, इस तरह की शिक्षा पर ये जोर देते हैं। वैज्ञानिक विषयों पर जोर देते हैं, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, क्योंकि बच्चा साइंस के द्वारा एक्सपेरिमेंट करके ही चीजों को सीख पाएगा। सह शिक्षा पर ये जोर देते हैं। ठीक है, तो सह शिक्षा भी कॉन्सेप्ट आपका रियलिज्म से निकल के आ रहा है। नई शिक्षण विधियां और शिक्षण सूत्र दिए गए हैं, तो जैसे हमने रट्टे के भी पढ़े थे ना, नए फॉर्मुलाज उन्होंने दिए थे। तो जो न्यू टीचिंग मेथड्स हैं और न्यू जो आपके टीचिंग मैक्सिम्स है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से निकल के आए हैं। फिर शिक्षक प्रशिक्षण की अवधारणा का परिचय दिया है। अब टीचर ट्रेनिंग की ये बात करते हैं कि टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी टीचर को जो है एग्जैक्टली पता होगा कि क्या कैसे पढ़ाना है। फिर विद्यालय के सामाजिक स्वरूप पर बल देते हैं कि जो विद्यालय होना चाहिए, आर्टिफिशियल क्लासेस मत वहां पे क्रिएट करो, वहां पे तो उसे एक सोसाइटी का मिनिएचर फॉर्म बनाओ, जहां पर जो है बच्चा रियल प्रॉब्लम्स को फेस करना सीख सके। और व्यक्ति और समाज को समान महत्व दिया है। व्यक्ति का भी विकास करना है एजुकेशन के द्वारा, और उसी के द्वारा आपका सोसाइटी का भी विकास होगा। ठीक है, तो ये है आपका यथार्थवाद, रियलिज्म का टॉपिक, और इसी के साथ हमारे चारों स्कूल्स ऑफ फिलोसफी जो हैं वो खत्म हो गए। आई होप आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।